क्या इसे अब तक बेबी क्लब में होने वाले धमाके की खबर नहीं मिली होगी? मैंने चाऊफान से पूछा। यह नामुमकिन है, उसने सर हिलाकर वसूख से जवाब दिया। जराइम की दुनिया में जिंदा रहने के लिए हर लम्हे बाखबर रहना जरूरी होता है। छोटा राजन का मवासलाती नेटवर्क बहुत मजबूत है। उसके आदमी वायरलेस मोबाइल फोन और कंप्यूटर नेटवर्क पर हर वक्त एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। कहीं भी कुछ होता है तो छोटा राजन को खबर मिल जाती है। मैंने तुमसे एक छोटा सा सवाल किया था। छोटा राजन का कसीदा पढ़ने के लिए नहीं कहा था। मासी, ये कसीदा नहीं, ठोस हकीकत है। तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा हरीफ कितने पानी में है। अब तक उसने बैंकॉक की पूरी इंतजामिया को हिला कर रख दिया होगा। वो जख्मी नाग की तरह हर एक पर अपना फन मार रहा होगा, लेकिन हमारे किए हुए काम का कोई तोड़ नहीं कर सकता। इस वक्त इस पापी की हालत देखने भारी होगी। मुझे उसकी हालत से कोई दिलचस्पी नहीं है। भेड़िया जख्मी होता है तो रोता रो रहा है। उसका जख्म मुंदमिल हो जाए तो वो दोबारा कमजोरों को चीरने और फाड़ने पर कमर बस्ता हो जाता है। मैं खुश हूं कि वो यहाँ लौट आया है। इससे पहले कि वो अपने दुश्मन के यानी हमारे बारे में कुछ जान सके, मैं उसे मौत के घाट उतार देना चाहता हूँ। मास्टर, तुम्हारी ये जज्बाती तकरीर बहुत उम्दा थी। मेरे जज्बात तुमसे मुख्तलिफ नहीं है, मगर मसला इसे ठिकाने लगाने का है। इस तक रसाई दुश्वार है। इस वक्त वो गोल्डन ड्रैगन में है। अफरा तफरी में हम अपना रास्ता बनाकर उस तक पहुंच सकते हैं। मैंने बेखौफी से कहा। उसे लम्हा भर के लिए हैरत भरी निगाहों से मेरी तरफ यूं देखा जैसे वो मेरी दिमागी सेहत पर शुबा कर रहा हो। फिर वो धीरे से बोला, तुम्हें मालूम है कि उसके बाद हमारा अंजाम क्या होगा? हम उसे मारेंगे तो उसके मुहाफिज हमें मार देंगे, या शायद पुलिस वाले हमें पकड़ लें। कुछ भी हो, यह सौदा महंगा नहीं रहेगा। तुम बहुत होशियार और ज़हीन हतमी हो। मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा था कि अगर वो वहाँ मौजूद है तो उसके दर्जनों मुहाफिजों और पुलिस वालों ने गोल्डन ड्रैगन की इमारत को अपने हिसार में लिया हुआ होगा। हम इनकी आंखों में धूल झोंक कर अंदर घुसने में कामयाब हो गए तो जिंदा वापस नहीं लौट सकेंगे। मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। हमारा बड़ा भी ये नहीं चाहता कि हम अपनी जानें दाव पर लगाकर उस खबीज को ज़ेर करें। मुझे रोक रहे थे, अब खुद उसका जिक्र निकाल बैठे हो। मैंने गुर्रा कर कहा, गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसने बिला तवक्कुफ मेरा एतराज़ तस्लीम कर लिया। तुमने ये नहीं बताया कि हम खतरात से डरते रहे तो छोटा राजन तक कैसे पहुंचेंगे? उसे ठिकाने लगाने के लिए खतरा तो मोल लेना होगा, इसके बगैर बात नहीं बनेगी। तुम बहुत ज्यादा जोश में आए हुए हो। मैं चाहता हूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बात तब बनेगी जब दुश्मन का काम तमाम हो जाए और हमारा बाल भी बीका ना हो। तहम्मुल से इंतजार किया जाए तो ऐसा मौका जरूर मिलेगा। मैं दुश्मनी निकालने में इतनी सोच विचार का कायल नहीं हूं। मैंने उकताए हुए अंदाज में जवाब दिया। अब ऐसा मौका तुमको तलाश करना होगा। इसके धंधे शहर से बाहर भी फैले हुए हैं। जिस रोज उसका काफिला बैंकॉक से निकला, हम रास्ते में उसे घेर लेंगे। उसने मुझे इत्मीनान दिलाते हुए कहा, तुम्हारी जात से मुझे बहुत तकवीयत मिल रही है। तुम बेखौफ होकर लड़ने वालों में से हो। मैं जरा मक्कारी से काम लेता हूँ, मिलकर हम जरूर सुरखरू होंगे। अब तुम मुझे कहाँ लिए फिर रहे हो? मैंने बेजारी से कहा। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे होटल की तरफ जा रहा हूँ। चौफान ने मुझे दिलासा दिया, तुमको उतार कर मैं बकिया 3 अड्डों का तमाशा देखूंगा। आज छोटा राजन की जिंदगी का बदतरीन दिन है। डान को 2 बरसों में पहली बार खुशी होगी। अभी तुमने उसके जिक्र पर माफी मांगी थी, अब उसका नाम ले रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने उसे घूरते हुए पूछा। इसका जिक्र किए बगैर बात नहीं बनती। उसने एक गहरा सांस लेकर बेचारगी से कहा, मेरा ख्याल है कि हम आपस में इसके बारे में बात कर लें तो इसकी हदायत से कोई इन्हिराफ नहीं होगा। किसी तीसरे आदमी को इस बात की भनक नहीं मिलनी चाहिए कि हमको इस काम में डान की खुशनुदी हासिल है। तुम्हें देर से अकल आई है, डान का असल मकसद भी यही था। मैंने तन से कहा। वह हंस पड़ा और बोला, मास्टर मैं गलती कर रहा था तो तुम मुझे समझा सकते थे। मेरी जुबान से इसका जिक्र सुनते ही तुम किसी शिकारी कुत्ते की तरह गुर्राए थे। कोई समझाने की गुंजाइश ही नहीं थी। मैं बहस करता तो तुम लड़ पड़ते। मास्टर तुम मुझे कुत्ता कह रहे हो? उसने मुंह लटका के शिकायत की। हमारी तरफ बेमिसाल वफादारी की तारीफ में किसी को कुत्ता कहा जाता है। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, यहाँ के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम लोग कुत्ते को बुरा समझते हो तो मैं आइंदा यह लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो मुझे ज़रूर कुत्ता कहो, मगर किसी और के सामने नहीं। यहाँ इसे बहुत शरीर और घटिया जानवर समझा जाता है। किसी मकामी ने तुम्हारी जुबान से मेरे लिए ये अल्फाज सुन लिए तो सोचेगा कि मैंने अपनी रूह तुम्हारे हाथ बेच दी है। वो दिलचस्प और जुबान दराज आदमी था। डान ने यकीनी तौर पर कुछ सोच समझ कर ही मुझे इससे रजू करने की हदायत की थी। इसके साथ रहकर मुझे लम्हा भर के लिए भी कोफ्त नहीं हो रही थी। इसे रगड़ा देकर मुझे दिली खुशी हो रही थी। क्या थाईलैंड में रूहों की खरीदो फरोख्त भी होती है? मैंने चौंक कर पूछा। जहालत की वजह से यहाँ के लोग ज़ईफ़ुल एकाद हैं। इनमें ऐसी बहुत सी रवायतें चलती रहती हैं। उसने खिफत अमेज़ अंदाज में हंसते हुए बताया, मेरे गांव में कोई मुर्गी गलती से बड़ा अंडा दे बैठे तो उसे फौरन हलाक करके इसका गोश्त चील कौवों को खिला दिया जाता है। लोग बड़े अंडे को शैतान का अंडा कहते हैं। इसे गांव से बहुत दूर ले जाकर जंगल में फेंक दिया जाता है। बैंकॉक में लोग शौक से बड़े अंडे खरीदते हैं।
तुम किसी गांव से बैंकॉक में आए हो? बैंकॉक की आधी से ज्यादा आबादी दूसरे कस्बों से आई हुई है। वियतनाम की जंग के 21 सालों में बैंकॉक की आबादी बेतहाशा बढ़ी है। इससे पहले ये छोटा सा पुरस्कून शहर हुआ करता था। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। मुझे अंदेशा था कि मैंने उसकी गुफ्तगू में जरा भी दिलचस्पी जाहिर की तो वो मुझे बैंकॉक की तारीख सुनाना शुरू कर देगा। मास्टर, एक बात कहूँ? चौफान अपनी आदत के मुताबिक ज्यादा देर तक खामोश नहीं बैठ सका। मैं उसे मुनासिब जवाब देने के बजाय हूं करके रह गया। तुम पिछली रात को अपनी औरत के साथ गोल्डन ड्रैगन गए थे ना? हाँ, क्या तुम्हें कोई एतराज है? मैंने तलखी से पूछा। मुझे कहने दो कि वो बहुत जोरदार है। चौफान, क्या तुम अपने होश में हो? मैंने गुर्राते हुए कहा। मास्टर, ये खुदा की एक नेमत है जो खुश नसीबों को मिलती है। वो गहरा सांस लेकर बोला। कल रात मैंने पहली बार तुम्हारी औरत को देखा और बस देखता रह गया। खुदा उसे अपनी अमान में रखे। तुमको बेखौफ होकर छोटा राजन से लड़ना है तो अपनी औरत को पहली परवाज से अपने वतन वापस भेज दो। उसकी पूरी बात सुनकर मेरा चढ़ता हुआ पारा नीचे गिर गया। चौफान से पहले डॉन भी मुझे राजन की बदनिगाही से होशियार रहने का मशवरा दे चुका था। मैंने सर्द लहजे में कहा, मैं अपने जोरे बाजू से अपनी बीवी की हिफाजत कर सकता हूँ। वो खुद भी अपने दुश्मन का सर तोड़ने की अहलियत रखती है। समझाना मेरा काम था मास्टर। वो सर हिलाकर बोला। इस मामले में छोटा राजन की शोहरत बहुत खराब है। हसीन औरतें उसकी कमजोरी हैं। उसके आदमी आसपास के मुल्कों से खूबसूरत औरतें खरीद कर या अगवा करके लाते हैं। वो कड़े पहरे में रखी जाती हैं। छोटा राजन का दिल भर जाता है तो इनको किसी नाइट क्लब या कसीनो में डाल दिया जाता है। इसे पता चल गया कि तुम ऐसी औरत के मालिक हो तो वो तुम्हें छोड़कर इसके पीछे पड़ जाएगा। उसकी जुबान से औरत का लफ्ज बहुत तहकीर अमेज मालूम हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे वो औरतों को बाजार की कोई बेजान जिन्स समझता हो। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुमने अपना फर्ज पूरा कर लिया। अब इस बारे में मजीद एक लफ्ज भी ना कहना। वो कोई गई गुजरी औरत है, ना मैं उसका मालिक हूं। हम दोनों में मियाँ बीवी का मजबूत रिश्ता है। मास्टर, मालूम होता है कि तुम आग से बने हुए हो। जरा जरा सी बात पर भड़क उठते हो। मैं कोई गलत बात कहूं तो तुम मेरी जुबान कुत्ते से खींच सकते हो। इस वक्त मैं तुम्हें मुख्तलिसाना मशवरा दे रहा था। मेरी नीयत बहुत नेक थी। मैंने उसे नजरअंदाज करके अपनी तरफ की बंद खिड़की के शफाफ शीशे से बाहर देखना शुरू कर दिया। इस बार चौफान ने किसी न किसी तरह अपनी जुबान पर काबू पाए रखा। चंद मिनट का सफर मुकम्मल खामोशी के साथ तय हुआ और गाड़ी हमारे होटल की पुरशुकू इमारत के करीब रुक गई। कहो तो मैं तुम्हें अंदर पोच में उतार दूं? चौफान ने ब्रेक लगाते हुए पूछा था, मगर मैंने इनकार कर दिया। वो यकीनी तौर पर बैंकॉक के एक मारूफ बदमाश था। मैं गैर ज़रूरी तौर पर उसके साथ देखा जाना पसंद नहीं करता था। मास्टर, गुस्सा थूक दो। जाने से पहले एक बार मुस्कुराकर मेरी तरफ देख लो। गाड़ी रोकते ही उसने अजीब से खुशामदाना लहजे में इल्तिजा की। बेख्तियार मेरी हंसी छूट गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अजीब ढीठ आदमी से मेरा पाला पड़ा था। वो बदतमीजियां और जुबानी गुस्ताखियां करने में खास मलका रखता था। मेरी डांट फटकार सुनकर भी बुरा नहीं मनाता था और गैर इरादी तौर पर अपनी हरकतों का सिलसिला जारी रखता था। मुझे सोचना पड़ेगा कि तुम किस मिट्टी के बने हुए हो। मैंने उसे अलविदाई अंदाज में हाथ मिलाते हुए खुशदिली से कहा, जरूर सोचना, तुम किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचोगे। मेरे उतरते ही वो गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा ले गया। मैं सिगरेट सुलगाकर होटल के अहाते के दाखिल रास्ते की तरफ बढ़ गया। बैंकॉक पहुंचने के बाद वाकयात जिस अंदाज में तेजी के साथ आगे बढ़े थे वो मेरे लिए हैरान कुन थे। कराची से रवाना होते हुए मैं सोच में नहीं सकता था कि इस अजनबी शहर में मुझे इतनी तेजी से पेश रफ्त करने का मौका मिल सकेगा। आईबी का असद एक मुद्दत से इसी शहर में रह रहा था, लेकिन अपनी तमाम तर मालूमात के बावजूद वो ज़ेर ज़मीन दुनिया के किसी बासर आदमी से अपने मरासम इस्तवार करने में कामयाब नहीं हो सका था। उसके इमा बल्कि निशानदही पर मैंने राजन के गोशानशी हरीफ से रब्ता करने का फैसला किया और आसानी से डान को शीशे में उतारने में कामयाब हो गया। डान के आशीर्वाद के बाद जो कुछ हुआ वो कम हैरान कुन नहीं था। जाफान ने अपनी चर्व जुबानी के बावजूद शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। बर वक्त महंगे टाइम बमों की फराहमी से लेकर इनकी तयशुदा ठिकानों पर तनसीब तक हर काम खुश असलूबी से हुआ था। बैक वक्त किए जाने वाले वो इकदाम राजन के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थे। मेरे हाथों गोल्डन ड्रैगन में मारे जाने वाले मुसल्लम मुहाफिज के मौत के असबाब के सिवा कहीं कोई ऐसा सुराग नहीं छोड़ा गया था जिससे राजन को यह अंदाज़ा हो सके कि इसके दुश्मन कौन थे। जब तक ये बात छुपी रहती हम पूरी बेखौफी के साथ बैंकॉक में इसके मफादात को नुकसान पहुंचा सकते थे। इस दौरान में अगर वो बैंकॉक से कहीं निकलने की कोशिश करता तो चाउफान के मंसूबे के मुताबिक उस रास्ते में घेर का जहन्नुम वासिल किया जा सकता था। इसकी मौत डॉन बर्नार्ड के कलेजे में ठंडक डाल सकती थी, लेकिन वो मेरा असल हदफ नहीं था। चाउफान के इल्म में लाए बगैर मुझे ये सुराग लगाना था कि सोबराज कहाँ था। इस तक रसाई के बगैर बैंकॉक में मेरा मिशन मुकम्मल नहीं हो सकता था। इस उधेड़ बुन में मैं अपने कमरे में जा पहुंचा। गजाला बहुत बेचैनी के साथ मेरी वापसी की मुंतजिर थी। चाव से आपकी मुलाकात कुछ ज्यादा तवील हो गई।
اس نے مجھ سے شکایت کرنے کے بجائے خندہ پیشانی سے تبصرہ کیا۔ کچھ خبتی سا آدمی ہے، میں نے بستر پر دراز ہو کر جواب دیا۔ کبھی وہ بھیگی بلی بنا رہتا ہے، کینچلی بدلتا ہے تو خادم نما آقا نظر آنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ وقت گزارنے کا یہ فائدہ ہوا کہ راجن کی بینکاک آمد کی خبر مل گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اسے جلد از جلد آنا چاہیے۔ گولڈن ڈریگن کا واقعہ اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوگا۔ صوبراج کی یہاں آمد کی اطلاع اسد نے دی تھی۔ راجن کی واپسی کی خبر چاہوفان نے دی ہے۔ شطرنج کے سب مہرے رفتہ رفتہ اپنی جگہ لیتے جا رہے ہیں۔ قسمت نے اسی طرح ہمارا ساتھ دیا تو کامیابی قریب نظر آ رہی ہے۔ ٹان برنارڈ آپ سے متاثر نہ ہوتا تو یہ سب ناممکن تھا۔ یہ بتائیں کہ چاہوفان کے ساتھ آپ اتنی دیر تک کہاں مصروف رہے؟ بینکاک آنے کے بعد ہماری چوپال بکھر گئی تھی۔ کراچی میں سب یکجا رہتے تھے تو مجھے خریدنے کی ذمہ داری ویرا اپنے سر لے لیتی تھی۔ وہ اس طرح بال کی کھال نکالتی تھی کہ میں ضد ہو جاتا تھا۔ اس مذاکرے میں غزالہ کو اپنے لب کشائی کے بغیر سب کچھ معلوم ہو جاتا تھا۔ بینکاک میں صورت احوال یکسر بدل گئی تھی۔ پوچھے بغیر اسے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا بتایا ہوا خلاصہ اس کا تجسس دور کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ میں نے اسے تفصیل سے اس ملاقات کا حال سنانا شروع کر دیا۔ غزالہ کے بارے میں چاہوفان کے کہے ہوئے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح بیٹھ گئے تھے، مگر میں نے غزالہ کے سامنے انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اسے یہ ضرور بتا دیا کہ راجن اپنی زن پرستی کے بارے میں بہت زیادہ بدنام تھا۔ بیبی کلب ہولناک عشرت کدا معلوم ہوتا ہے۔ پوری تفصیل سن کر غزالہ نے زبان کھولی۔ روزگار کی متلاشی کم سن لڑکیوں کو بربادی کی راہ پر ڈالنے والا ہر شخص بدترین موت کا مستحق ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بینکاک کی بدنامی کے اسباب کیا ہیں۔ یہاں بعض بدنیت لوگوں نے اپنے غیر قانونی دھندوں کو قانون کی نقاب پہنائی ہوئی ہے۔ یہ شرمناک حرکتیں ہیں ان کا۔ بس میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا۔ اس بارے میں چاہوفان کا مشورہ مجھے پسند آیا۔ ہمیں اس بارے میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ سب نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہمیں بھی اپنی آنکھیں موند لینا چاہیے۔ ہم منصف نہیں ہیں، ایک مشن پر یہاں آئے ہیں، ہم کو اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے۔ بیبی کلب کی تباہی پر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ بقیہ 3 ٹھکانوں پر بھی یہی حشر ہوا ہوگا۔ شہر کی کوچہ نوردی کے دوران میں نے دیکھا ہے کہ بیشتر تفریحی مقامات پرانی وضع کی عمارات میں پائے جاتے ہیں۔ جدید اور اونچی عمارتوں میں شاپنگ کے مراکز اور دفاتر وغیرہ ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ گولڈن ڈریگن کے محافظ کی موت کو کیا رنگ دیا جاتا ہے۔ وہ لمحہ بھر توقف کے بعد بولی، صوبراج اور راجن کا گٹھ جوڑ سامنے آ چکا ہے۔ صوبراج اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس شخص کو کیسے مارا گیا۔ یہی اندیشہ مجھے بھی ستا رہا ہے۔ تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب ہم صرف انتظار کر سکتے ہیں۔ صوبراج سے یہاں چوک ہو گئی تو ہمارا راستہ بالکل صاف ہوگا۔ آپ اس لاش کو ٹائم بم سے اڑا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ کیا امکانہ بات کر رہی ہو؟ بم کا ٹائمر صبح 11 بجے پر سیٹ تھا، کیا وہ لاش رات بھر وہاں پڑی رہ سکتی تھی؟ یہ تو خیر ناممکن تھا۔ ٹائمر کو پیچھے کیا جا سکتا تھا، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ جدید قسم کے بم بہت حساس اور خطرناک ہوتے ہیں، مجھے ان چیزوں کی ابجد بھی معلوم نہیں ہے۔ مجھ سے ذرا سی بھی غلطی ہوتی اور میرے چیتھڑے اٹھ جاتے۔ بدترین اعصابی دباؤ کی حالت میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ سوچنے کی حد تک ہر بات آسان نظر آتی ہے، عملاً ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرنا ممکن نہیں تھا۔ میرے جواب پر غور کر کے وہ میری ہم نوا ہو گئی۔ پتہ نہیں اسد کہاں مصروف ہے، اس کا کوئی فون تو نہیں آیا تھا۔ فون آیا ہوتا تو میں سب سے پہلے اسی کا ذکر کرتی۔ اب آپ سب سے پہلے اس ٹائم بم کے بارے میں فیصلہ کریں جو اس کمرے میں موجود ہے۔ اس کی وجہ سے میں خود کو غیر محفوظ سے تصور کر رہی ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا، ابھی مجھے ٹائمر آگے پیچھے کرنے کے مشورے دے رہی تھی اور اب ایسے بم سے خوفزدہ ہو رہی ہو جس کا ٹائمر بند پڑا ہوا ہے۔ اسے بھول جاؤ اور یوں ہی پڑا رہنے دو، وہ مال غنیمت ہے، کسی وقت کام آ جائے گا۔ ابھی آپ راجن کی آوارہ مزاجی کا ذکر کر رہے تھے تو مجھے بے ساختہ ویرا یاد آ گئی تھی۔ یہاں آنے کے بعد تم تیسری بار ویرا کا ذکر کر رہی ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمہارے سر پر سوار ہو کر رہ گئی ہے۔ خمارہ اور اس کا ایک مدت کا ساتھ ہے، اسے آسانی سے نہیں بلایا جا سکتا۔ راجن کے ذکر پر وہ کیوں یاد آ گئی تھی؟ بلا سبب یاد نہیں آئی تھی، اس نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ وہ بہت خوبصورت ہے، مردوں کو رجھانے اور سسکانے کے فن میں ماہر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ راجن جیسے اوباش مرد کو آسانی سے دیوانہ بنا سکتی تھی۔ وہ بہت آسانی کے ساتھ یہ فالتو ٹائم بم اس کی خوابگاہ میں پہنچا سکتی تھی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے کمزور آواز میں کہا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے اس نے ویرا کا ذکر کر کے مجھ پر لطیف طنز کیا ہو۔ اوباش نہ صحیح مگر میں ایک مرد تھا۔ شاید غزالہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ویرا دنیا کے ہر مرد کو اپنی ذات کے سحر میں لینا چاہتی تھی۔ میں نے لمحہ بھر کے توقف کے بعد اپنی بات جاری رکھی۔ اس کی ذات شکستہ جذبوں اور ناکام امیدوں کا مجموعہ ہے۔ وہ مردوں کو اپنے اشاروں پر نچا کر شاید کسی قسم کی تسکین حاصل کرتی ہے۔ راجن کے لیے وہ ایک بہترین شکاری ثابت ہو سکتی تھی۔
सैकड़ों औरतों की भीड़ में भी कोई निगाहबाज मर्द उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मुझे बेचारे सुल्तान शाह पर तरस आ रहा है। अब वो पैर में मोच की अदाकारी करके उसे बुरी तरह उल्लू बना रही है। कल उसने अपनी दानिश में हमारे आराम में खलल अंदाजी की थी। आज मैं देखता हूँ कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। इस वक्त वहाँ आधी रात हो चुकी होगी। गजाला ने मुझे याद दिलाया। यही तो देखना है कि इस वक्त इनके मसरूफियात क्या है। मैंने अव्वल खान के इस मोबाइल फोन का जो वीरा के पास था नंबर मिला लिया। पहली घंटी पर सुल्तान शाह ने कॉल वसूल कर ली। बरखुरदार, क्या हाल है तुम्हारे? क्या हो रहा है? मैंने शगुफ्ता लहजे में पूछा। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे कानों में तुम्हारी आवाज़ आई। मैं तुम लोगों की आवाज़ें सुनने को तरस गया हूँ। यहाँ बेचारी रीटा के बाएं टखने में मौज आई हुई है। वो मेरे सहारे के बगैर चलने फिरने से भी माजूर है। मेरी आवाज़ सुनते ही वो यकायक जज्बाती हो गया। उसकी आवाज़ पुर यकीन थी। वीरा मोच आ जाने की ऐसी मुकम्मल अदाकारी कर रही थी कि सुल्तान शाह को इस पर किसी किस्म का शुबा नहीं हो सका था। वो वीरा के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद मालूम हो रहा था। इस वक्त रीटा कहाँ है? मैंने पूछा। अभी अभी सहारा देकर मैंने वाशरूम में पहुंचाया है। उसके आने के बाद सोने का इरादा था। ये सुनाओ कि तुम्हारी कैसे गुजर रही है? हम मज़े में हैं, फिलहाल आराम कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र लाहक रहती है। रीटा को सहारे के बगैर चलने पर मजबूर करो। बहुत ज़्यादा हमदर्दी जताकर तुम उसकी मौज बिगाड़ दोगे और उसकी बेसाखी बनकर रह जाओगे। मैंने वीरा की मक्कारी का इंकशाफ के बगैर इस आफियत की राह समझाने की कोशिश की। तुम ठीक कह रहे हो। लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद उसकी तफक्कुर अमेज आवाज़ आई। मैं खाने पीने का सामान या दवाएं लेने के लिए बाहर जाता हूँ, तभी वो किसी न किसी तरह चल फिर कर अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेती है। बिस्तर से उतर कर कुर्सी पर चली जाती है, उठकर दरवाज़ा खोलती है। मैं आता हूँ तो उसका सारा हौसला जवाब दे जाता है। अब मुझे तुम्हारे मशवरे के मुताबिक अपना दिल सख्त करना होगा, वरना वो यूं ही पड़ी रहेगी। रीटा की देखभाल के अलावा और क्या हो रहा है? अभी मैं यहाँ के तौर तरीकों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। माहौल से तबीयत मानूस हो जाए तो कुछ न कुछ ज़रूर होगा। अभी हमें यहाँ आए मुश्किल से 1-2 दिन हुए हैं। लो, वो दीवार का सहारा लेकर वॉशरूम से बाहर आ रही है। इसे आने दो, मैं भी इसे समझाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि कल तक वो चलने फिरने की काबिल हो जाएगी। तुम उसकी तरफ से अपना दिल जरा सख्त कर लो। तुम्हारे समझाने से उसकी मौज कैसे ठीक हो जाएगी? सुल्तान शाह की आवाज़ में शुबहत की परछाइयाँ लर्जा थी। उसकी आवाज़ यकायक धीमी हो गई थी। मुझे एहसास हुआ कि बातों की रवानी में मैं बहक गया था। मैंने जल्दी से कहा, समझाने से मौज का कोई ताल्लुक नहीं है। उसे हिम्मत करके तकलीफ को बर्दाश्त करना चाहिए। मैं इसे समझाऊंगा कि इसे अपने पैर की रगों पर जोर डालना चाहिए, वरना वो हफ्तों लंगड़ाती रहेगी। सुना है कि तुम्हारा शिकार कराची से भागकर बैंकॉक पहुंच चुका है। मेरे जवाब से मुतमईन होकर उसने मौजू बदल दिया। यह खबर तुमने किससे सुन ली? मैंने कदरे हैर से पूछा। आज सुबह अव्वल खान से फ़ोन पर बात हुई थी। खबर दुरुस्त है। उसकी ज़ुबान से खबर का जरिया चांद लेने के बाद मैंने तस्दीक की। वो यहाँ आ गया, लेकिन इससे अभी तक मेरा सामना नहीं हुआ। सामना तो एक बार ही होगा और वो फैसला कुन साबित होगा। काश ऐसा ही हो। मैंने अपने दिल की गहराइयों से कहा। खुदाई फौजदार आ गई है और फ़ोन मांग रही है। अब तुम इससे बात कर लो। मेरी तरफ से फी अमान अल्लाह। इस वक्त फ़ोन करके क्या मेरा बदला चुका रहे हो? चंद सानियों के सकूत के बाद मेरे कान में वीरा की चहकती हुई आवाज़ आई। शायद सुल्तान शाह ने इसे बता दिया था कि वो फ़ोन पर मुझसे बात कर रहा था। कल तक तुमने मौज का ड्रामा ख़त्म न किया तो मैं सुल्तान शाह को तुम्हारी मक्कारी से आगाह कर दूंगा। मैंने खुश्क लहजा में कहा। इसके बाद जो कुछ होगा वो तुम समझ सकती हो। भूल कर भी ऐसा न करना। वीरा ने मोहताज होकर कहा। सब कुछ चौपट होकर रह जाएगा। अकबर की मेहनत से अब मुझे बहुत अफाका है। मुझे महसूस हो रहा है कि 1 रोज़ में मैं चलने फिरने के काबिल हो जाऊंगी। 2 रोज़ नहीं, मैंने तुम्हें सिर्फ कल तक की मोहलत दी है। ठीक है, ऐसा ही होगा। वो इस तरह गोल मोल बात कर रही थी कि सुल्तान शाह को मौजूद सुखन का अंदाजा न हो सके। मेरी बात का जवाब देकर उसने अपना सिलसिला कलाम जारी रखा। तुम्हारे चहेते ने आज पूरे $10 मुफ्त में बर्बाद किए हैं। मज़े की बात यह है कि $10 ईंटने वाले भिखारी ने मौसूफ की सखावत से मरूब होकर इनको कल 3 बजे अपने पास बुलाया है। इसे समझाओ कि यहाँ हमारी आमदनी का कोई जरिया नहीं है। कि इस तरह पैसे लुटाने पर तुल गया तो चंद रोज़ में हम दोनों न्यूयॉर्क की सड़कों पर भीख मांगते नजर आएंगे। मैं इसके मिजाज से वाकिफ हूँ। वो इतना प्याज तबा नहीं है। तुमने उससे सखावत का सबब ज़रूर पूछा होगा। वो क्या कहता है? इसे भिखारी की खस्ता हाली और नकाहत पर बेसाख्ता रहम आ गया था। इसने तुरहम के लाहूती जज्बे से मगलूब होकर हाथ में आने वाला नोट उसके हैट में डाल दिया। बाद में उसे खुद भी अफसोस हुआ कि उसने एक बड़ी रकम बर्बाद कर दी। अगर इसे ज़िया का एहसास हो गया तो इससे मजीद कुछ कहना सुनना बेसूद है। आइंदा मोहतात रहेगा। मेरा मशवरा है कि कल 3 बजे इस भिखारी से मिल दो। जब इंसान के सामने कोई सिरा ना हो तो शराब का भी पीछा करना चाहिए। हो सकता है कि वो काम का आदमी साबित हो। यहाँ हजारों हराम खोर फुटपाथों पर भीख मांगते फिरते हैं। हम किस किस शराब का पीछा करेंगे? वीरा ने चिढ़कर कहा। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, यह मेरा मशवरा है। मैंने खुश्क लहजे में जवाब दिया। अब तुमसे कल रात को बात होगी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया।
کسی بھکاری کو دینے کے لیے $10 کی رقم واقعی بہت بڑی ہے۔ غزالہ نے وہ ماجرا سن کر کہا۔ ویرا کی مصنوعی موچ نے سلطان شاہ کا دل نرم کیا ہوا ہے۔ وہ آسانی سے گورے بھکاری کے جھانسے میں آ گیا۔ ضروری نہیں کہ وہ سفید فام رہا ہو، وہ کوئی کالا بھی ہو سکتا ہے۔ کل وہ اسے کوئی دردناک کہانی سنا کر مزید رقم اینٹھنے کی کوشش کرے گا۔ اب سلطان شاہ اس چکر میں نہیں آئے گا۔ اگر ویرا نے میری بات مان لی تو شاید وہ بھی اس کے ساتھ چلی جائے گی۔